NI आपके पास कैलकुलेशन हुआ तो C प्लस I प्लस G एंड डेप्रिशिएशन को इसमें प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, और ये आपके पास GNP का फार्मूला हो जाता है। इसमें से डेप्रिशिएशन को माइनस कर दिया जाता है। तो जब डेप्रिशिएशन को माइनस कर देते हैं तो इस प्रकार से हमको नेशनल इनकम मिल जाती है। तो ये आपके पास C कंजप्शन टोटल कितना है इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट कितना है इकोनॉमी में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, और विदेशों से हम कितना प्राप्त कर रहे हैं, इनके योग में से यदि मूल्यह्रास या घिसावट को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें, हटा दें, तो हमारे पास नेशनल इनकम मिल जाएगी। अब नेशनल इनकम की माप कैसे करेंगे, अगला पॉइंट बनता है मीजरमेंट। तो नेशनल इनकम बेसिकली 3 प्रकार से मीजरमेंट किया जाता है। ये एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है कि जो नेशनल इनकम का मीजरमेंट है वो कितने मेथड से किया जाता है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला मेथड आपका है उत्पादन विधि, उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि। याद रखिएगा, मूल्य वृद्धि विधि भी से कहते हैं, वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, या प्रोडक्शन मेथड या उत्पादन विधि कहते हैं। मूल्य वृद्धि विधि के नाम से भी ये जाना जाता है। दूसरा आपके पास हो जाता है, आपका दूसरा जो मेथड आपका काम करेगा वो आपका होगा आय विधि या उत्पादन प्रक्रिया में साधन आय। इसे हम लोग आय विधि कहते हैं या उत्पादन प्रक्रिया में साधन विधि। ये दूसरा मेथड है जिसके अंतर्गत उत्पादन की प्रक्रिया में जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है, प्रोडक्शन की प्रक्रिया है, उसमें जितने साधन लगे रहते हैं उनको जो इनकम प्राप्त होती है अगर उसको ऐड कर दो तो आपको आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना हो जाएगी। और तीसरा हमारे पास जो बचता है वो थर्ड आपका बचता है व्यय विधि। आपका पास एक्सपेंडिचर मेथड बचता है, और एक्सपेंडिचर मेथड के अंतर्गत हम लोग जो देखते हैं, इसके अंतर्गत एक देश के निवासी अपनी आय को व्यय करते हैं, वो चाहे उपभोग पर करें व्यय, चाहे वो क्या करते हैं निवेश पर करें, चाहे वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर करें, कि व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड होता है। एक्सपेंडिचर मेथड वो मेथड होता है जब इकोनॉमी में हमारे जो आय होती है, एक व्यक्ति आय कभी भी बताना पसंद नहीं करता, तो आप उसके व्यय को कैलकुलेट कर लीजिए, वो किस पर, कंजप्शन पर या तो व्यय करेगा, या तो निवेश पर व्यय करेगा, या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर व्यय करेगा। तो ये कई मदें होती हैं जिस पर हम लोग व्यय करते हैं। तो इन मदों को यदि हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो इन मदों को कैलकुलेट करने के परिणाम स्वरूप हमें व्यय विधि से नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाती है, एक्सपेंडिचर मेथड से हमको नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये आपके पास 3 मेथड होते हैं जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, और इन तीनों मेथड को हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। एग्जाम में यही से प्रश्न आपके आएंगे, वो मेथड आप देखिएगा प्रॉपरली कैसे इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला आपका आता है उत्पादन या आपके पास उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि। उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड, ये थोड़ा सा आपके लिए नए टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, इसको हम अभी आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसके अंतर्गत एक देश में उत्पादन विधि, पहले आप समझ लीजिए, एक देश में जितनी वस्तुएं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत, वहां के निवासियों द्वारा उस समस्त उत्पादन को यदि मूल्य से आप गुणा कर दें और समस्त सर्विसेज को आप प्राइस से मल्टीप्लिकेशन कर दें और दोनों को ऐड कर दें, तो आपका नेशनल इनकम उत्पादन मेथड से प्राप्त हो जाएगा।
ठीक है। तो उत्पादन मेथड के अंतर्गत आपको इकोनॉमी में एक साल में जितना आउटपुट आपका उत्पादन हुआ है उसका, यानी फिजिकल रूप में, भौतिक रूप में जितना आपका उत्पादन हुआ है और जितनी सर्विस इकोनॉमी में जनरेट हुई है, इनको उसके मूल्य से गुणा करने पर हमें राष्ट्रीय आय ज्ञात हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले इकोनॉमी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट आपका होता है कृषि या प्राथमिक क्षेत्र, कृषि या प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, पहला पार्ट आपका हो जाता है। ठीक है, इसमें आपका एग्रीकल्चर सेक्टर या इसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। इस सेक्टर के अंतर्गत आपका एग्रीकल्चर, कृषि, आपका पशुपालन, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, ठीक है, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनन एवं उत्खनन, जितना आपके पास माइनिंग होता है, खनन एवं उत्खनन, इन सभी को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये आपका इकोनॉमी प्राथमिक सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, दूसरा आपका हो जाता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हम लोग उद्योग क्षेत्र, उद्योग या द्वितीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं, द्वितीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। कौन सा? द्वितीय क्षेत्र। ये पॉइंट आपको नोट करना होगा। उद्योग क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन को प्रोसेस कर देता है, ठीक है, उसका रूप बदल देता है, ठीक है, उसमें लॉन्गविटी बढ़ा देता है, अर्थात उसमें टाइम लाइबिलिटीज बढ़ा देता है। जैसे गेहूं है, एग्रीकल्चर सेक्टर का गेहूं है, वो आपका 1 साल में खराब हो जाएगा, उसको कन्वर्ट कर दिया बिस्किट में। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या करता है? टाइम लाइबिलिटीज को बढ़ा देता है, उसका रूप बदल देता है, ठीक है, उसको प्रोसेस कर देता है। और इसके अंतर्गत आपका आता है निर्माण उद्योग, निर्माण उद्योग, आपका आता है बिजली आपूर्ति उद्योग, आपका इसके अंतर्गत आता है जल उद्योग, गैस उद्योग आदि। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं, आपकी इंडस्ट्री जितनी है वो सब आ जाएंगी इसके अंतर्गत। और तीसरा आपका हो जिसको टर्टियरी सेक्टर कहते हैं या सेवा क्षेत्र भी आप कहते हो, सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र की आप संज्ञा देते हो। तृतीय क्षेत्र ये कहलाता है, इसे टर्टियरी सेक्टर कहते हैं। ये इंडिविजुअल सेक्टर होता है, ये दिखाई आपको नहीं पड़ता है, लेकिन इकोनॉमी में इन दोनों के बीच इंट्रैक्शन में सबसे ज्यादा योगदान रखता है। इंट्रैक्शन का मतलब होता है इन दोनों के बीच इकोनॉमिक एक्टिविटी को इनहेंस कर देता है। जैसे आपके पास सेवा क्षेत्र में परिवहन को ले लो, परिवहन वास्तव में अपना स्वयं का कोई रोल नहीं है परिवहन का, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर से प्राप्त उत्पाद को, रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रियल सेक्टर में टाइम पे पहुंचा देना, तो देखिए इकोनॉमिक स्पीड बढ़ा दिया। ठीक है, इस सेक्टर में बैंक है। अब क्या होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे पास क्या हुआ, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा कम पड़ा, तो वो क्या किया, बैंक की हेल्प लिया और उसने एग्रीकल्चर सेक्टर से रॉ मटेरियल खरीद लिया। तो इस प्रकार सेवा क्षेत्र इन दोनों क्षेत्रों के बीच इकोनॉमिक एक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता। सेवा क्षेत्र का इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि इन दोनों के बीच इकोनॉमिक एक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें आपके इंजीनियर, आपके डॉक्टर सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सारे आते हैं। ह्यूमन कैपिटल जो आपके पास होता है, ये भी सर्विस सेक्टर का पार्ट ही माना जाता है। तो इस प्रकार पूरी इकोनॉमी को उत्पादन विधि के अंतर्गत 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है। जब पूरी इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है और इन तीनों क्षेत्र से प्राप्त उत्पादन के इसके मूल्य से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा उत्पादन विधि से आपका राष्ट्रीय आय निकल आएगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 2 मेथड्स होते हैं इसके अंतर्गत। जब हम जीएनपी की गणना करते हैं तो 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड आपका होता है फाइनल प्रोडक्ट मेथड, फाइनल प्रोडक्ट मेथड पहला मेथड होता है। और दूसरा इसके अंतर्गत जो आपका मेथड होता है वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड।
दो प्रकार के इसके अंतर्गत मेथड प्रयोग किए जाते हैं। ये दोनों मेथड को अब हम आपको साथ सीखेंगे। पहला आपके पास क्या होता है, अंतिम उत्पाद विधि। पहले उसको हम आपके आगे डिस्कस करते हैं लास्ट में, ठीक है, हम आपको डिस्कस करेंगे, फिर हम बताएंगे आपको, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट मेथड, जिसको कहते हैं अंतिम उत्पाद विधि। अंतिम उत्पाद विधि के अंतर्गत जो आपके पास अंतिम वस्तुएं होंगी, ठीक है, फाइनल गुड्स होंगे, उसके मूल्य को जोड़ करके इकोनॉमी में हम लोग फाइनल प्रोडक्ट मेथड के आधार पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें अंतिम उत्पाद के मूल्य को जोड़ा जाता है, ठीक है। अब हमारे पास प्रश्न ये बनता है कि सर अंतिम उत्पाद है क्या, ठीक है। अगर आप बाजार से आटा लाते हो और इस आटे से, आधे आटे से आप रोटियां बनाते हो और आधे आटे से आप समोसे बना करके मार्केट में बेचते हो, तो आपका आटा का मूल्य जो होगा, आधे आटे का मूल्य जिनको हमने रोटियां बना के खा लिया, यहां पर आटे का मूल्य आपका जीडीपी में जुड़ जाएगा यहां पर। लेकिन यहां पर समोसे का मूल्य आपका जुड़ेगा, ना कि आटे का मूल्य जुड़ेगा। ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ता कि अंतिम वस्तु यहां पर आटा ना होकर के आटे की रोटियां बना लिया तो आटा हमारा अंतिम वस्तु हो गया। तो आधे आटे का मैंने रोटियां बनाई तो आधा मूल्य आपका आटे का जुड़ जाएगा, किसमें, जीडीपी में। वहीं समोसे के रूप में मैंने मार्केट में बेच दिया बाकी, तो ये आपके पास अंतिम वस्तु हो जाएगी। और जब ये अंतिम वस्तु हो जाएगी और इसके लिए मैंने पैसे लिए हैं, तो ये आपका प्राइस में इंक्लूड हो जाएगा, प्राइस में ऐड हो जाएगा। ये पॉइंट आपका यहां पर नोटेबल हो जाता है कि इकोनॉमी में जो आपका अंतिम उत्पादन होता है उसके मूल्य को जोड़ा जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को इसके अंतर्गत नहीं जोड़ा जाता। यह पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य नहीं जोड़ा जाता। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, जैसे आपका क्या हुआ, दूध, दूध से आपने बनाया खोवा, खोवा से आपने बनाया क्या, मिठाई, और मिठाई मार्केट में बिकती, तो ये आपका अंतिम वस्तु है, ठीक है। आप खोवे के मूल्य को नहीं जोड़ोगे, ये मध्यवर्ती वस्तु है। आप दूध आपका मध्यवर्ती वस्तु है। आप फाइनल गुड्स को जोड़ोगे इस मेथड के अंतर्गत, ठीक है। तो फाइनल गुड्स अंतिम वस्तु के मूल्य को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है, यही आपका पहला फाइनल प्रोडक्ट मेथड। इसके अंतर्गत जो अंतिम वस्तु होती है उसके मूल्य को राष्ट्रीय आय में ऐड कर दिया जाता है, राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड फाइनल प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। अब इसके बाद ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, बिकने के लिए ये कमोडिटी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अंतिम वस्तु या वो वस्तु होती है जिसका प्रयोग हम आगे क्या करते हैं, बिक्री के लिए नहीं करते, उस वस्तु को अंतिम वस्तु कहते हैं। इकोनॉमी में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आज भी है कि हम नहीं बता सकते कि कौन सी कमोडिटी अंतिम है और कौन सी मीडिएटर है। ये इसका अनुमान लगाना थोड़ा सा अभी भी टफ है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी प्रॉपर कंप्यूटराइज डिजिटल नहीं हुई है, तो अभी हमको पता लगाना थोड़ा सा कठिन कार्य है। अब दूसरा इसमें जो आपका मेथड आता है, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड जो आपका सेकेंड मेथड आता है वो आपका कहलाता है वैल्यू एडेड मेथड कहलाता है, मूल्य वृद्धि विधि। इसके अंतर्गत जितना मूल्य में बढ़ोतरी होती जाती है उसको जोड़ा जाता है। जैसे, ठीक है, आपका मिल्क है 50 रुपये केजी, मिल्क से खोआ बना दो, खोआ बना दो, खोवे का रेट क्या हो जाता है 250 रुपये केजी। रेट क्या बढ़ गया, रेट आप देखो 50 से कितना बढ़ गया, 250 रेट बढ़ गया। तो इट मींस 200 रुपए आपका वैल्यू एडेड हुआ, वैल्यू एडेड आपका हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, कितना 200 रुपए। यानी मिल्क से आपने खोआ बनाया, वैल्यू एड कितना कर दिया, आपने कर दिया 200। अब इससे आपने क्या किया, मिठाई बनाई, और मिठाई का रेट क्या आपने रखा 400 ना, 400 रख दिया। फिर आपने वैल्यू कितना एडिट कर दिया, वैल्यू आपने एडिट कर दिया 200, ठीक है। तो आप नेशनल इनकम में इस 200 को और इस 200 को ऐड कर लो, आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी।
ये दूसरा मेथड है कि ठीक है, इसके अंतर्गत जितनी वैल्यू एडेड हुई है प्राथमिक वस्तु की, देखिए यहां पर दूध था 50 रुपए का और फाइनल मिठाई के रूप में कन्वर्ट हुई। अब आप ये मत बोलिएगा चीनी का दाम नहीं जोड़ा गया, इसमें अदर दाम नहीं जोड़ा गया, ठीक है, वही वैल्यू एडेड के रूप में इस यहां पर इंक्लूड है। ठीक है, अब आप प्रश्न उठता है सर फिर वो कैसे हमको पता चलेगा? तो देखिए इस खोवे में चीनी, आपके पास मान लीजिए मैदा मिलाते हैं, मैदा, ठीक है, या अदर चीज मिलाते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उस वैल्यू को ही आगे हम लोग एडिट करते हैं। ठीक है, उस वैल्यू में ही हम लोग आगे एडिट करते चले जाते हैं। तो ये पॉइंट आपका नोट करना हो जाता है, क्योंकि खोवा यहां पर ज्यादा वैल्यू वाला कमोडिटी है, जबकि इसके रेस्पेक्ट में मिठाई में प्रयोग होने वाला चीनी उतना मूल्य नहीं रखता। चीनी यहां पर वैल्यू रखा होगा 40 रुपये केजी का, तो हम चीनी का मूल्य इसी 200 में एडेड मान लेंगे, क्योंकि बड़ी वो कमोडिटी आपका खोवा था उसमें इसको एडेड मान लिए और मिठाई का जो मूल्य हुआ। तो इस प्रकार वैल्यू एडेड मेथड के अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं और जितने चरण में मूल्य वृद्धि होती है उन मूल्य वृद्धियों को आप जोड़ लो, नेशनल इनकम मिल जाएगी। तो हेंस नेशनल इनकम विल बी 200 प्लस 200 आपकी 400 आपकी इकोनॉमी में इंप्रूव हो जाएगी। और देखिए अगर अंतिम वस्तु का मूल्य आप जोड़ते तो भी 400 आपको मिलता। तो उत्पाद मेथड से जो आपने फाइनल प्रोडक्ट मेथड से अगर जोड़ते तो भी मिठाई का दाम 400 रुपए मिलता। इस तरह भी आपको 400 रुपए मिला। आवश्यक नहीं कि दोनों का मान बराबर हो, कम ज्यादा थोड़ा बहुत हो सकता। तो ये दो मेथड आपके हो गए किसके अंतर्गत? उत्पादन विधि के अंतर्गत। मैंने दो मेथड आपको डिस्कस किया। अंतिम उत्पाद विधि, अंतिम वस्तु जो उत्पाद बिक्री के लिए अंतिम बार बिक्री होती है उसका मूल्य जोड़ दो, अंतिम उत्पाद विधि कहलाएगी। दूसरा मेथड आपका हो जाता है कि इसमें आपका वैल्यू एडेड मेथड, जितनी बार मूल्य में वृद्धि हुई है उसकी वैल्यू इनहेंस की है उसको आप ऐड कर दो। जैसे आप एक एग्जांपल पुनः देख लो, आपके पास एग होता है, एग आपका मार्केट में 7 या 8 रुपये होता है, जब उसको आपने ऑमलेट में कन्वर्ट कर दिया तो उसका प्राइस कितना हो जाता है? 25 रुपए। क्लियर है? तो 8 रुपये का एक कन्वर्ट हो गया कितने में? 25 में। वैल्यू कितना ऐड हुआ? वैल्यू आपका हो जो आपका ऐड हुआ, तो वैल्यू यहां पर आपका ऐड हुआ कितना? 17, लगभग 17। ठीक है, 17 रुपए वैल्यू ऐड हो गया अंडे में, 17 रुपए। अब इसमें ऑटोमेटिक प्याज का दाम, आपके ऑयल का दाम, आपके गैस का दाम, सब यही 17 रुपए में इंक्लूड है। ठीक है, और इस आमलेट को आप ब्रेड के साथ क्या बोलते हैं? आप मुझे तो पता नहीं, ठीक है, आई डोंट कंज्यूम इट, ठीक है, तो मुझे नहीं बता सकता हूं। ब्रेड के साथ आप इसको आप लपेट के खाते हैं तो इसका दाम 40 रुपये कर देता है सपोज दैट, तो एग रोल टाइप का बना देता है। तो ये आपका 40 रुपये हो जाता है। तो फिर से वैल्यू एडेड हुआ 15 रुपये का। तो इस 15 की वैल्यू को इस 17 की वैल्यू को आप जोड़ दो, वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर है? इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि इसमें अंतिम वस्तु के मूल्य को मिठाई के मूल्य जोड़ने की बात की जाती है और इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य कभी कभी ऐड हो जाता है, जिससे राष्ट्रीय आय ज्यादा दिखाई पड़ती है, बट एक्चुअल में उतनी राष्ट्रीय आय होती नहीं है। क्लियर है? ठीक है, इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं को पहचान करना मुश्किल होता है, जिससे अंतिम वस्तु की जगह अंतिम वस्तु के साथ मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी जुड़ जाता है, जिससे एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये आपने पढ़ा उत्पाद विधि के अंतर्गत दो मेथड आपने लर्न किया। पहला मेथड था इसके अंतर्गत फाइनल अंतिम उत्पाद विधि, तथा दूसरा वैल्यू एडेड मेथड। और इकोनॉमी को 3 सेक्टर में इसके अंतर्गत प्रारंभ में डिवाइड करते हैं और उसके बाद दो मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा मेथड आता है। दूसरा मेथड है आय विधि। दूसरा मेथड आपका है आय विधि। आय विधि, ठीक है, इनकम मेथड। इस मेथड के अंतर्गत उत्पादन की प्रक्रिया में जितने साधन लगे रहते हैं, उत्पादन की प्रक्रिया में जितने साधन लगे रहते हैं उनको प्राप्त होने वाला पारितोषिक, उनको प्राप्त होने वाला पारितोषिक को आप ऐड कर दीजिए,
आपको आय विधि से राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस मेथड के अंतर्गत हम जितने उत्पादन के साधन होते हैं, ठीक है, जैसे श्रमिक होता है, श्रमिक को हम लोग क्या देते हैं, मजदूरी। आप मजदूरी का मान, जितनी इकोनॉमी में मजदूरी बांटी गई सबको आप ऐड कर दो। दूसरा आपके पास क्या होता है, भूमि। भूमि को क्या, भूमि को क्या मिलता है, लगान। ठीक है, भूमि। और यहां पर जो आपका भूमि का मतलब ये नहीं होता केवल आपका भूमि, जमीन जिसपे खेती की जाए, बल्कि जो आप भवन को किराए में देते हैं वो भी लगान कहलाता है। ठीक है, तीसरा आपके पास होता है पूंजी। पूंजी को जो पारितोषिक प्राप्त होता है वो होता है ब्याज, इसको। और आपका साहसी, साहसी को जो पारितोषिक प्राप्त होता है वो लाभ। ठीक है, उसी प्रकार कंपनी जो अवितरित लाभ, निगम कर, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का अधिशेष और मिश्रित आय, और लास्ट में जो आपके आती है विदेशी आय, उनको जोड़ दीजिए, आपको आय विधि से राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। तो यानी उत्पादन के सारे साधन जो रिवार्ड पाते हैं उसको सबसे पहले आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो नेशनल इनकम इस मेथड से निकालने के लिए सबसे पहले श्रम को प्राप्त होने वाली मजदूरी को, ठीक है, भूमि को प्राप्त होने वाले लगान को, प्लस आपके पूंजी के ब्याज को, पूंजीपति को प्राप्त होने वाला ब्याज को, साहसी को प्राप्त होने वाले लगान को, कंपनी कुछ ना कुछ अवितरित लाभ अपने पास रखती है, उस अवितरित लाभ को, प्लस, ठीक है, प्लस आपका क्या हो जाएगा, निगम लाभ कर, निगम लाभ कर, प्लस आपका हो जाता है सार्वजनिक क्षेत्र का अधिशेष, सार्वजनिक क्षेत्र का अधिशेष। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का अधिशेष, इन सब को ऐड करने के बाद फिर मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम, मिश्रित आय, प्लस आपका विदेशों से शुद्ध अर्जित आय, मतलब x माइनस m, इनको सबको आप जोड़ दो, आय मेथड से आपको राष्ट्रीय आय की गणना हो जाएगी। अर्थात राष्ट्रीय आय की गणना को निकालने के लिए आप इस फार्मूले का प्रयोग करोगे। ठीक है, चलो एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसके अंतर्गत कर्मचारियों का पारिश्रमिक जोड़ा जाता है, जो आपके कर्मचारियों का पारिश्रमिक होता है। और कर्मचारियों का पारिश्रमिक याद रखना, मजदूरी मैंने यहां पे बोला तो, लेकिन मजदूरी के अलावा उनको और भी चीजें मिलती हैं। क्या, बोनस मिल जाता है। और आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा था, सामाजिक सुरक्षा। जैसे आपके पास सामाजिक सुरक्षा के कुछ चीजें मिल जाती हैं, उनको बेनिफिट मिलता है, हाउसिंग मिलती है, उनको क्या होते हैं, बच्चों को मेडिकल मिलता है, तो ये सामाजिक सुरक्षा भी उनकी मजदूरी का पार्ट बन जाता है, इसको भी इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा क्या होता है, और भी इनकम जो उनको मिलती है एज ए रिवार्ड के रूप में कंपनी की तरफ से, उन सारे पारिश्रमिक को आप जोड़ दीजिए, वो मजदूरी का पार्ट हो जाएगा। तो मजदूरी के अंतर्गत ये सारी चीजों को आपको ऐड करना पड़ेगा। नाउ सेकंड आपका हो जाता है, दूसरा जो आपका हो जाता है परिचालन अधिशेष। परिचालन अधिशेष, परिचालन अधिशेष के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, इसके अंतर्गत संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है। अर्थात प्रत्येक जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षेत्र, चाहे वो सार्वजनिक हो चाहे निजी क्षेत्र हो, दोनों के ही उद्यमों में उत्पन्न होता है। और इसमें क्या होता है कि परिचालन अधिशेष के अंतर्गत जो हम लोग क्या करते हैं, लगान, ठीक है, इसके अंतर्गत ब्याज, ठीक है, प्लस आपका लाभ, ये कंपनी इनको क्या करती है, सब देती है, तो इन परिचालन अधिशेष को भी आपको जोड़ना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो इनको आपको ऐड करना पड़ेगा। और तीसरा आपका, मैंने टर्मिनोलॉजी यूज की थी मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम, मिश्रित आय की मैंने टर्मिनोलॉजी यूज की थी। इसमें स्वनियोजित आय को मिश्रित आय कहते हैं। जैसे आप मान लो कंपनी में काम करते हो, लेकिन एक कपड़े की दुकान मार्केट में रख दो, तो आपकी डबल इनकम हो गई। तो स्वनियोजित आय, आपने हो सकता उसी कंपनी के आपने बॉन्ड में पैसा लगा दिया, ठीक है, तो ये मिश्रित आय की श्रेणी में आ जाती है कि आप कंपनी में एज ए श्रमिक के रूप में काम करते हो, लेकिन आपने शेयर बाजार में पैसा लगा दिया, तो वो आय जो आपकी होगी वो मिश्रित आय होगी। तो मिश्रित आय श्रमिक की स्वनियोजित आय होती है।
स्वनियोजित आय को हम लोग मिश्रित आय की संज्ञा देते हैं। मिक्स्ड इनकम आपकी क्या होती है? सेल्फ इन्वेस्टेड इनकम के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और आपके पास लास्ट में चौथा आता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। और विदेशों से प्राप्त हमने आपको डिस्कस कर चुके थे कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका x माइनस एम फॉर्म पे होता है जो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस प्रकार विदेशों से प्राप्त आय को आसानी से आप कैलकुलेट कर लेते हो। इन सब को जोड़ दो, आपको क्या मिल जाएगा? आपको नेशनल इनकम आय वित्त से प्राप्त हो जाएगी। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आय वित्त के अंतर्गत उत्पादन की प्रक्रिया में जितने उत्पादन के साधन लगे होते हैं, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, उनको मिलने वाला पारितोषिक मजदूरी के रूप में या क्या होता है सामाजिक सुरक्षा अंशदान के रूप में, ठीक है, बोनस, ठीक है, गिफ्ट आदि जो होते हैं उनको सबको जोड़ दिया जाए और विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाए तो आय वित्त से राष्ट्रीय आय हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का एक अच्छा तरीका मिल जाता है, इनकम मेथड। ठीक है, और आपका जो थर्ड आपका बचा, थर्ड आपके पास बचता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या मतलब होता है कि कभी कभी अर्थव्यवस्था में आप देखोगे कि लोग आय बताने से मना कर देते हैं। तो इसके पीछे एक लॉजिक यह किया जाता है कि जो हमारे पास व्यय मेथड है, व्यय विधि का प्रयोग वो तब करते हैं जब लोग अपनी आय को डिस्प्ले करने से मना कर देते हैं। तो हम जानते हैं कि आपकी जो इनकम होगी या तो वो उपभोग करोगे या तो निवेश करोगे, या जो आपकी इनकम होगी उस इनकम का उपभोग करोगे या बचत करोगे। यही तो करोगे, दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे, या तो अपनी आय का आप उपभोग कर लोगे या तो निवेश कर दोगे, या तो अपनी आय का उपभोग करोगे या बचत कर लोगे। तो इस प्रकार अपनी आय को दो पार्ट में आप डिवाइड करते हो। तो इसके अंतर्गत आप उपभोग की एक्टिविटी में कितना खर्च करते हो ये निकाल लिया जाता है, क्योंकि आप वाई का मान बताने से आप मना कर दिए हो। तो इसके अंतर्गत सी का मान निकाल लिया जाता है और आई का मान निकाल लिया जाता है, क्योंकि ये तो पता चल जाएगा कि आपने उपभोग पे कितना खर्च किया। एक काम करिए, बिग बाजार से जितनी सेल्स हुई है उसका डेटा निकलवा लीजिए, पता चल जाएगा आपने कितना बिग बाजार पे खर्च करके पैसा आए हैं। ठीक है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट आप करोगे, पैन कार्ड आप लगाओगे तो पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से इकोनॉमी में सी प्लस आई का मान, और गवर्नमेंट जितना खर्च करती है, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स लेती है और टैक्स का आपकी इनकम से ही तो टैक्स जाता है। ये जो टैक्स जाता है यही टैक्स तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बन करके वापस आ जाता है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को आप कैलकुलेट कर लो। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 हमको इकोनॉमी में सी का मान निकाल लो, अर्थव्यवस्था में आप कितना उपभोग पे खर्च कर रहे हैं सी का मान निकाल लो, प्लस इकोनॉमी में आई का मान निकाल लो, प्लस इकोनॉमी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मान निकाल लो, एंड प्लस एक्स माइनस एम कर दो। आपको व्यय विधि से नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड हो जाता है जिसके माध्यम से आप राष्ट्रीय आय की गणना इजी गोइंग कर सकते हो। कभी कभी ये रिसर्च में प्रयोग किया जाता है कि जब कोई परिवार का हाउस होल्डर नहीं बताता तो हम उसके व्यय को पूछने लगते हैं, आपकी इनकम कहां कहां खर्च होती है, तो बताते हैं बेटा LIC एक है, LIC में दे देते हैं, सब्जी आटा में इतना खत्म हो जाता, उन सबको ऐड कर दो तो आपको इनकम मिल जाएगी। उसी प्रकार इकोनॉमी में भी होता है कि इकोनॉमी में लोगों की अगर इनकम नहीं पता चल रही है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो इकोनॉमी में होता है, असंगठित क्षेत्र, उनकी इनकम निकालना बहुत कठिन काम होता है। ठीक है, दे कैंट डिस्प्ले देयर इनकम, वो अपनी इनकम को नहीं बताते हैं। ठीक है, तो वहां पर एक्सपेंडिचर मेथड का प्रयोग किया जाता है और इस एक्सपेंडिचर मेथड के माध्यम से उनकी इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, जिससे नेशनल इनकम हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास इसको चलिए क्या करते हैं, इसके अंतर्गत जो आपके व्यय विधि है, व्यय विधि के अंतर्गत हम लोग जब प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले इसमें उपभोग पर फोकस करते हैं। ठीक है, पहला अंतिम उपभोग, अंतिम उपभोग उसका ढूंढते हैं कि अंतिम उपभोग क्या है। तो अंतिम उपभोग दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है निजी उपभोग पूरी इकोनॉमी में,
ठीक है, निजी उपभोग जो एक प्राइवेट व्यक्ति आप अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में खर्च कर रहे हो, वो निजी उपभोग है। ठीक है, और दूसरा उपभोग होता है, क्या कहलाता है, सरकारी या शासकीय उपभोग। सरकारी या शासकीय उपभोग। सरकारी या शासकीय उपभोग के नाम से जाना जाता है। तो उपभोग को दो पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया, प्राइवेट कंजप्शन एंड गवर्नमेंट कंजप्शन, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, प्राइवेट कंजप्शन के अंतर्गत आप टीवी खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, घड़ी खरीदते हो, ये निजी उपभोग है। सरकारी उपभोग के अंतर्गत आप क्या करते हो, सरकारी उपभोग के अंतर्गत वेतन पर सरकार खर्च करती है, ये आपका उनका उपभोग है गवर्नमेंट का। वेतन पर किया गया खर्च, सामूहिक आवश्यकताएं जैसे कैंटीन की सुविधा गवर्नमेंट दे देती है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, कैंटीन की सुविधा हो जाएगी। और विदेश से वस्तुओं तथा सेवाओं को क्रय करने के लिए जो मद देती है तो गवर्नमेंट ही तो देती है, तो क्रय के लिए कहां से, विदेश से, तो ये सरकार इन मदों पर खर्च करती है। सबसे ज्यादा बड़ी मद उसकी होती है वेतन। वेतन पर वो उपभोग का काम ही तो होता, जो वेतन उन्होंने क्या किया, इकोनॉमी में एक प्रकार से उपभोग की एक्टिविटी हुई, जो वेतन पर हमने खर्च कर दिया। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में जब सी का मान निकाला जाता है तो दो पार्ट में, एक निजी उपभोग को हम लोग डिवाइड कर देते हैं और दूसरे को हम लोग सार्वजनिक उपभोग में डिवाइड कर देते हैं, और इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करने के परिणाम स्वरूप हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करने के परिणाम स्वरूप मुझे टोटल कंजप्शन ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज प्राइवेट, दैट इज गवर्नमेंट, प्राप्त हो जाता। तो सी का मान एक विस्तृत रूप में मुझे इस तरह कैलकुलेट हो जाता। दूसरा आपका होता है निवेश। ठीक है, निवेश क्या होता है, तो निवेश भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आपका निजी निवेश तथा गवर्नमेंट का निवेश, निजी विनियोग, और दूसरा आपके पास होता है सरकारी विनियोग। दो प्रकार का विनियोग होता है। ठीक है, निजी निवेश आपके पास जो इनकम होती है, आप दुकान, मकान, जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए पैसा लगाते हो, वो निजी निवेश कहलाता है। ठीक है, सरकारी निवेश आप जानते हैं, स्कूल, कॉलेज, बिजली, पानी, सड़क, ठीक है, फैक्ट्रियां, इवन रेलवे, ये सरकारी विनियोग है। तो ये इस प्रकार आप निजी निवेश की गणना कर सकते हो, इस प्रकार से सरकारी निवेश की गणना कर सकते हो। तो निवेश पर कितना व्यय किया जाता है, इन सभी को आपको कैलकुलेट करना होगा। इसके बाद आपका तीसरा आपका जो आ जाता है, वो आ जाता है आपका आपका सरकारी विनियोग। ठीक है, सरकारी विनियोग जो आपके पास होता है, वो सरकारी विनियोग मैंने आपको अभी बताया कि आपका गवर्नमेंट जो क्या करती है, बांध, सड़क, नहरों पर किया गया जो खर्च होता है उसको रखा जाता है, और उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसी के अंतर्गत पार्ट बन जाता है। और आपका आ जाता है वस्तुओं तथा सेवाओं का या विश्व से प्राप्त आय, जो तीसरा पार्ट आपका बन जाता है, विश्व से प्राप्त आय, विश्व से प्राप्त शुद्ध आय। तो इसके अंतर्गत आप x माइनस एम के कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे, और इस प्रकार से आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपके पास जीएनपी क्या हो जाएगी, जीएनपी, आपकी जीएनपी मार्केट प्राइस पे क्या हो जाएगी, ठीक है, मार्केट प्राइस पे प्राइवेट कंजप्शन, ठीक है, सी प्राइवेट कंजप्शन प्लस आपका सी जी गवर्नमेंट कंजप्शन, दोनों कंजप्शन को आप जोड़ लीजिए, प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आईपी, प्लस आपके पास गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सरकारी व्यय, प्लस विदेशों से प्राप्त आय एक्स माइनस एम। ये आपका जीएनपी कैलकुलेट करने का फार्मूला व्यय विधि से हमें प्राप्त हो जाता है। तो एक्सपेंडिचर मेथड से इस प्रकार से हम लोग व्यय विधि के माध्यम से इस प्रकार से हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, और ये जीएनपी मिल गई। इस जीएनपी मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को आप माइनस कर दोगे तो आपको एनएनपी मिल जाएगी, और इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दोगे तो आपको एनआई मिल जाएगी। यानी इसमें से अगर इनडायरेक्ट टैक्स को आप माइनस कर दोगे तो कैलकुलेट क्या हो जाएगी, आपको कैलकुलेट नेशनल इनकम हो जाएगी। तो इस तरह से नेशनल इनकम आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और ये तीनों मेथड ये बताते हैं कि इकोनॉमी में
इन तीनों मेथड के माध्यम से हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये तीनों मेथड आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि हाउ वी कैलकुलेट द नेशनल इनकम, हम राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं। ठीक है, और क्या ये तीनों सेक्टर, ये तीनों जो मेथड है, इन तीनों मेथड का हम एक साथ प्रयोग करते हैं? तो आपको बोलना पड़ेगा यस, हम इन तीनों मेथड का एक साथ प्रयोग करते हैं और जिसके आधार पर हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। और इन तीनों मेथड का प्रयोग अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन जाता है। चलिए कुछ करंट आपको बता देता हूं जो आपके एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं, उन पर हम लोग चर्चा करना अनिवार्य हो जाता है। पहला, स्वतंत्रता से पूर्व जो नेशनल इनकम की गणना की गई थी वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। 4 स्टार क्वेश्चन आपके नाम से जाना जाएगा, 4 स्टार रेटेड क्वेश्चन है कि पहला नेशनल इनकम कैलकुलेशन कब हुआ? 1868 में पहली बार नेशनल इनकम कैलकुलेट किया गया था। सोचो कितना डिफिकल्ट रहा होगा उस समय, जब हमारी इकोनॉमी में, जब आपके देश में कंप्यूटर प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, जबकि साइंटिफिक, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैज्ञानिक रूप से, ठीक है, साइंटिफिक रूप से नेशनल इनकम कैलकुलेट किसने किया? ठीक है, वैज्ञानिक रूप से नेशनल इनकम कैलकुलेट किसने किया? वी राव ने किया था। वी राव ने नेशनल इनकम को साइंटिफिक रूप से कैलकुलेट किया था। ठीक है, फिर क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने पहली बार नेशनल इनकम कैलकुलेट किया 1868 में, पहला। फिर दूसरा आपके पास विलियम डिग्बी, ठीक है, डिग्बी ने नेशनल इनकम कैलकुलेट किया 1899 में। फिर तीसरा आपके पास हो जाता, फिडले सिराज का नाम आता है। फिडले सिराज ने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया, कब किया? 1911 में, 1922 में और 1931 में ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया गया। फिर चौथा आपके पास आ जाता है शाह एवं खंभर ने जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया तो 1921 में ये कमेटी में थे। ठीक है, फिर वी राव जो साइंटिफिक रूप से, ये आपके जो सेकंड नंबर पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वी राव ने जो आपका साइंटिफिक रूप से नेशनल इनकम कैलकुलेट किया 1931 टू 40 की नेशनल इनकम को, 10 साल की नेशनल इनकम को इन्होंने कैलकुलेट किया था, 10 साल तक के। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास नेशनल इनकम का जो आपका ये डेटा, आपका जो नेशनल इनकम का जो प्रीवियस डेटा है, जो हमारे पुराने आपके पास जो डेटा पूछा जाता है एग्जाम में, यहां से पूछा जाता है। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्रेजेंट टाइम में CSO। ठीक है, CSO नेशनल इनकम को, केंद्रीय सांख्यिकी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ये आपका स्टैटिक डिपार्टमेंट है जो सांख्यिकी डेटा, आपका नेशनल इनकम का डेटा कैलकुलेट करता है। ठीक है, 1 जून 2005 को आपका CSO को आयोग के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया और यह हो गया सांख्यिकीय आयोग बना दिया, सांख्यिकीय संगठन आयोग बना दिया गया। अब ये एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करने लगा है। ठीक है, और इसी का काम है डेटा को कलेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बोले कि स्वतंत्र भारत के बाद कब लगाया गया, तो 1948-49 में नेशनल इनकम का डेटा पहली बार कैलकुलेट करने के लिए आपकी कमेटी बनाई गई। किसके द्वारा? वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा ये कमेटी बनाई गई जो आपके नेशनल इनकम का डेटा को कैलकुलेट करने के लिए ये आई थी। ठीक है, 1949 में पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस ने इसकी अध्यक्षता की थी और इनकी समिति में आपके पास गाडगिल और वी राव जी थे
जो साइंटिफिक रूप से इन्होंने कैलकुलेट किया था। और इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो इकोनॉमिस्ट थे साइमन कुजनेट। साइमन कुजनेट इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इनको एडवाइज किया था, इस कमेटी को एडवाइज किया था कि हाउ वी कैलकुलेट द नेशनल इनकम आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया की ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। और अपनी रिपोर्ट 1951 में इन्होंने लगाई थी। 1951 में इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट लगाई थी तथा दूसरी रिपोर्ट इन्होंने 1954 में अपनी लगाई थी, क्योंकि पहली बार हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे तो कहीं ना कहीं टेक्निकल आपको प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, और ये आपको मैंने बताया कि सीएसओ द्वारा हमारे यहाँ देश में डेटा जो इसको क्या कहते हैं कैलकुलेट किया जाता है, और तब से लेकर के कंटिन्यू हमारे पास नेशनल इनकम का डेटा कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने जो आपके साथ डिस्कशन किया वो डिस्कशन किया कि हाउ वी कैलकुलेट द नेशनल इनकम। 3 मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस किया और तीनों मेथड से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें कुछ डेटा जो बार बार रिपीट करता मैंने वो भी लास्ट में आपके साथ डिस्कस कर दिया। तो अब आपके पास कोई प्रश्न हो तो